कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 21 मार्च 2021 को जो प्रश्न पूछा गया था प्रथम पाली में, उसी का सब प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि आरेख दिया गया है, निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के सामान्य अर्थ हैं, यानी ये जो संकेत दिया गया है ग्राफ के माध्यम से, इनमें से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समरूप त्वरण को यह प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Fe2+, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो उलांग चाय ताइवान देश में उत्पादित की जाती है। कहाँ? ताइवान देश में, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ताइवान। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ की जाती है? असम में की जाती है। और सबसे अच्छी किस्म की चाय जो है वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। भारत में चाय की खेती 1835 ईस्वी से असम में प्रारंभ हुआ। कब से? 1835 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हेडिंग्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। मानक ऑक्सीकरण विभव, ये जो दिया गया है और इधर विभव दिया गया है, इस पर विचार करना है। और क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी? ये जो विभव है इसमें, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया, ये जो दिया गया है नाभिकीय अभिक्रिया जो कराया गया है ये में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः है। उत्सर्जित कण या विकिरण इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीटा अल्फा गामा। बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 7 का इंग्लिश का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इनमें से ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना है। विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। तो ये एक्टिव है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो इसका पैसिव हो जाएगा, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इन इंक्रीजेज बाय विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानतया सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर क्या होता है? तो वह होता है विलोडित हौज बायोरिएक्टर, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विलोडित हौज बायोरिएक्टर। यह जो होता है यह पारंपरिक बायोरिएक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है? कौन सा मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कॉल मुद्रा या मांग मुद्रा बाजार, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से 3 तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है और एक नहीं है, वही आपको पूछा गया है से इनमें से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथिक। पथिक जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? पथिक। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो यह पद्मा सचदेव द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? यानी जब देश में आपातकाल की घोषणा होती है तब भी कुछ मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, तो वह है जीवन की सुरक्षा का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता आपसे छीन लेगा। संवैधानिक उपचार यानी अनुच्छेद 32 जो है उसको भी रद्द कर दिया जाता है। कानून की समक्षमता जो है उसको भी रद्द कर दिया जाता है। और किसे रद्द नहीं किया जा सकता है? जीवन की सुरक्षा के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है एक लेखलांसी सेल, इसका राइट आंसर जो है एक लेखलांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रभावित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लेखलांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2 ओम। इसका राइट आंसर 2 ओम हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, ये इसे सूत्र के माध्यम से आपको बनाना होगा तभी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है और इसका ऑप्शन इस साइड है। यहाँ पे ऑप्शन कट रहा है। फिलहाल इसका पीडीएफ जो है आप इस नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं, कोई इसका चार्ज नहीं है। इस नंबर पर आप संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हैं। और इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार आप पीडीएफ में देख के मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? तो यूनानी कवि कौन था? होमर। होमर जो था यह यूनानी कवि था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा होमर। होमर द्वारा 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी की रचना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? प्रारंभिक प्रकूट इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AUG। यह क्या है? प्रारंभिक प्रकूट है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गया चित्र, ये जो चित्र दिया गया है आपको, चित्र के कक्षक के आकार को दर्शाता है। किस कक्षक के आकार को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा DX² - Y²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बकरी। बकरी जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता है। घास जो होता है वह उत्पादक होता है। घास क्या है? उत्पादक है। और भेड़िया क्या है? यह द्वितीयक उपभोक्ता है। भेड़िया क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। शेर भी द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का संग्रह संबंधित है। सूचना का संग्रह किससे संबंधित होता है? तो यह चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। तो लाहौर था। मुगल काल में लाहौर जो है उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
इनमें से कौन सा कथन सत्य है वह पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। किसका? राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का कितनी भी बार, जितना बार चाहे उतना बार मनोनयन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आधुनिक भूगोल का जनक जो है वह अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो इनमें से कौन विस्तृत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी। किसके लिए की गई थी? NRHM की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और NRHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी जो स्थापना थी वह 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को 2005 ईस्वी को हुई थी। और यह जो है मात्र 12 वर्ष के लिए लागू किया गया था। 7 वर्ष के लिए लागू किया गया था, 7 वर्ष के लिए लागू किया गया था। 2005 से 2012 तक चला। 2005 से 2012 तक चला। अगला क्वेश्चन है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। और अभिवहन कोहरा जो होता है, अभिवहन कोहरा स्थल एवं जल दोनों पर वायु की क्षैतिज गति द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि के का, ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 6। ये आप बनाइएगा तो इसमें के एक पूर्णांक है और इतना गुना 10 पे पावर के लिखा गया है। 1000 से बड़ी है तो 1000 से इसमें भाग दे दीजिए, ऐसे ग्रेटर देन 1000 से भाग दे देना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऐसे करके आ जाएगा। ग्रेटर देन ये आपको बोला ही गया है, बड़ी है तो इसे ये ग्रेटर देन 1000 हो गया और इसे इस साइड भेजेंगे तो 1000 इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इधर पॉइंट उड़ा के दशमलव का 0 बैठाएंगे, काटेंगे तो के पावर जो है 6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है और अगर आप नहीं समझे हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन बनाना है आपको, यानी अनुवाद करना है। बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड, यानी आपको हाथ धो लेना है। बिफोर द एंटरिंग रूम में यानी कमरे में प्रवेश करने से पहले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोए। अगला क्वेश्चन है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किस संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो यह टी लसीकाणु में गिरावट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, टी लसीकाणु।
एड्स जो होता है, एड्स यह एक विषाणु जनित रोग है और यह HIV वायरस के कारण होता है। और एड्स की टेस्ट के लिए यानी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कायांतरित चट्टानों में पत्रित की क्रिया से अभिप्राय है। कायांतरित चट्टानों में पत्रित की क्रिया से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कुछ सेल में कणों या खनिजों की सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। कायांतरित चट्टान में पत्रित की क्रिया से अभिप्राय ये होती है। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम जो है यह किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा। इसे आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्था में निदेशक के पद पर कार्य किया? तो यह किया था NCERT संस्था में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा NCERT। NCERT की स्थापना जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। और NCERT के फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और NCERT के महानिदेशक वर्तमान में दिनेश प्रसाद सकलानी है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास के पदों का संग्रह है। कबीर दास के पदों का संग्रह किसमें है? तो यह बीजक में है। किसमें है? बीजक में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बीजक। और कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और इसे कहाँ दफनाया गया? मगहर में। इसे कहाँ दफनाया गया? मगहर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व जो है वह कम हो जाता है? तो यह होता है रिक्तिका दोष और शॉटकी दोष में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस रचना पर मिला था? तो यह मिला था उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और यह पुरस्कार कब मिला था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी की रचना पर मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 ईस्वी से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1965 ईस्वी से दिया जाता है। और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है ये इंग्लिश का है और इसका राइट आंसर जो है 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? क्या पूछा है? उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। और उच्चतम, यहाँ पे उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो पूछा गया है उच्च न्यायालय में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 226। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? हृदय और आत्मा। मौलिक अधिकार का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। किसे कहा जाता है मौलिक अधिकार का संरक्षक? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय भी है, वैसे कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। और संविधान का संरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को ही कहा जाता है या सर्वोच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है और उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है? तो यह है ताप भी है, मृदा की नमी भी है और अपर्दन की प्रकृति भी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि यदि आवृत्ति n का एक स्रोत अस्थिर श्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs बराबर vs यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि का वेग ग्रेटर देन वेग हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और एवं पोषण की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है तो इनमें से कौन से बहुलवादी हैं? लिंडसे और मेटलैंड जो है, लिंडसे और मेटलैंड यह बहुलवादी हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? विष्णु का अवतार इनमें से कौन सा नहीं है? तो दधीची जो है यह विष्णु का अवतार नहीं है और नहीं ही पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दधीची। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए जिनमें से है मत्स्य है, कुर्म है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, बुद्ध और कल्कि। ये सब भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह कटक में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कटक जो है उड़ीसा में पड़ता है। और चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक में है। और आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जनहित याचिका का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जस्टिस पी.एन. भगवती को। जस्टिस पी.एन. भगवती को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धनात्मक ढाल की पूर्ति का वक्र है। धनात्मक ढाल की पूर्ति वक्र का इनमें से कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वर्धमान प्रतिफल। वर्धमान प्रतिफल। धनात्मक ढाल की पूर्ति वक्र का कारण वर्धमान प्रतिफल है। क्या है? वर्धमान प्रतिफल। और 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है? नहीं, यहाँ समक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सुनवाई का अधिकार है। इसीलिए ये गलत है, काहे कि समक्ष मौखिक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा था? तो वह था रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यही इसका प्रमुख कारण था यूरोप में सामंतवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत-ए-खुदाई कहा था? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत-ए-खुदाई कहा था? तो बलबन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बलबन। बलबन ही ऐसा शासक था जिसने रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया था। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बलबन ने किया था।
अगला क्वेश्चन है 52। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है, यानी बढ़ते से घटते क्रम की ओर जाना है। तो चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरा पे है, उसके बाद है यूएसए, उसके बाद है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और इंडोनेशिया विश्व की सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। इंडोनेशिया विश्व के सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। जनसंख्या में भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें स्थान पर है और जनसंख्या के मामले में भारत दूसरा स्थान पे। चीन पहला स्थान पे है जनसंख्या में। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। कौन सा देश है? रूस। अगला क्वेश्चन है 54 और 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा गया है, किस संरक्षण के नियम से संबंधित है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम से संबंधित है? तो यह है आवेश संरक्षण के। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर किरचॉफ का सेकेंड नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का और 56 का राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये भी एक्टिव से आपको पैसिव में चेंज करना है। ऊपर लिखा गया है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है और इसका जो है 57 का ये 58 का जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए टेस्टिमोनी टू द कंटिन्यूइंग रोमांटिक रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के पेरिडोटाइट परत है, तो यह परत क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है मेंटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मेंटल। ये जो है पेरिडोटाइट परत पृथ्वी की ऊपरी दबाव के कारण ठोस जैसा व्यवहार करता है। यह परत किस प्रकार व्यवहार करता है? ठोस जैसा व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है 60 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 61 का पूछा गया है कि बी के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या होगी। तो इनके चारों क्वांटम संख्या ये क्या है? क्या सब लिखा गया? बी के एन एस। तो बी क्या होता है? यह जो है यह क्या है? सबसे पहले तो क्वांटम संख्या जो होती है वह 4 होती है। क्वांटम संख्या कितना होती है? 4 होती है। प्रधान क्वांटम संख्या और द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। यही जो है ये चारों पूछा गया है कि क्वांटम संख्या बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो यह किसने प्रस्तुत किया था?
सटन एवं बोवेरी ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी डच जाति को। किसको? डच जाति को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यह कब मिला था? 17वीं शताब्दी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। कब हुआ था? तो 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद है 66। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो वह पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। जापानी सैनिक हमला यह जो है अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को डैश भी कहा जाता है। रचनात्मक प्लेट सीमा को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है अपसारी प्लेट सीमाएं इसे कहा जाता है। अपसारी प्लेट सीमाएं। अगला क्वेश्चन है कि तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं डैश है। तो कौन सी कोशिकाएं होती है? द्वितीयक जाइलम होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा द्वितीयक जाइलम। और जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन करना। फ्लोएम का काम जो होता है वह खाद्य पदार्थ या खनिजों का संवहन करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यशोधरा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यशोधरा। यह यशोधरा से उद्धृत है। और इसकी रचना किसने किए थे? तो मैथिली शरण गुप्त ने किया था। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रकवि का दर्जा दिया था। क्वेश्चन पूछे दिया जाएगा कि गांधी जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रकवि का दर्जा किसे दिया था? तो मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो इसका राइट आंसर जो है 86% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 72 का है निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो लिखा गया है NNPMP NDPMP ये क्या होता है? तो NNPMP जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है नेट। इसका फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस में नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो यही इसका फुल फॉर्म होता है। और NDP का फुल फॉर्म होता है NDP का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है एट मार्केट प्राइस। अगला क्वेश्चन है 73 का है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। किसके कारण जुड़े रहते हैं? वांडर वाल फोर्स के द्वारा या वांडर वाल बल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जिसमें कंपन विधा न हो। तो इसका राइट आंसर 7/5 हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 1.40 भी लिखा रहता है ऑप्शन में, तो इसे भाग देंगे तो यही निकल के आ जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ये रह सकता है या होगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का माध्य, किसका माध्य पूछा गया है? घनों का माध्य पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो RuBp हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? कविता की परख निबंध के लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा आलोचक कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा आलोचक रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुनाद की परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, नहीं न्यूनतम होती है। और यही कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है। बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 580, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। 81 है कि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। जायसी किसकी रचना किए थे? जायसी को ही मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है इसमें? पद्मावत, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पद्मावत। हंसावली किसकी है? हंसावली अश्वेत की रचना है। किसकी? अश्वेत की, अश्वेत की रचना है हंसावली। और मृगावती जो है, मृगावती यह कुतुबन की रचना है, कुतुबन की रचना है मृगावती। मधुमाली जो है, मधुमालती यह मलिक मंझन की रचना है, मलिक मंझन की रचना है मधुमालती। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ होता है जहाँ क्या होता है? जहाँ LAC न्यूनतम तथा LAC बराबर LMC होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग जो हैं वह लौह धातु को नहीं जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य यानी तांबा को ज़्यादा जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 का राइट आंसर सी सही हो जाएगा। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 87 है कि एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, इनकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या पूछा है? उनका तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना होगा? तो 1:2 होगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और अगला है कि एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा S बराबर QRV/T व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब पानी की एक कांच के बीकर में जम जाता है। तो इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन, इनमें से सही कथन का चयन करना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। डेल्टा S निकाय घटता है लेकिन डेल्टा S परिवेश बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी वरीयता प्रदान की है?
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25वें संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। और 1972 में जो है वह 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1972 ईस्वी में। इसे लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में बहुत चीज़ जोड़ा गया था, बहुत शब्द जोड़े गए थे संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। कब तक था? 1856 से 1862 तक था। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो नेम कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शॉर्ट नेम नेम होता है। और इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था, बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख क्या कहलाता है? यह मैथ का क्वेश्चन है। संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख क्या कहलाता है? आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कराया था राजराज प्रथम ने। कौन कराया था? राजराज प्रथम ने। राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर किसे कहा जाता है? राजराजेश्वर मंदिर को। बृहदेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और मंदिर भारत में मंदिर निर्माण कला की 3 शैली है। 3 शैली कौन कौन सी है? नागर शैली है, बेसर शैली है और द्रविड़ शैली है। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या ए है या इसमें नियम धारा I प्रभावित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित है। तो A/2 और 2A पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 4:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻⁹ पर ईयर है। इसका अर्ध आयु काल लगभग कितना होगा? तो इसका अर्ध आयु काल जो है इसका अर्ध आयु काल आपको निकालना है तो 3 × 10⁻18 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अर्ध आयु किसे कहा जाता है? तो टी हाफ को अर्ध आयु कहा जाता है। और टी हाफ कितना होता है? 0.693। टी आयु कितना होता है? अर्ध आयु बराबर 0.693 बाय लेमडा होता है। यहाँ से आप लेमडा का मान ये रख दीजिएगा अभिघटन स्थिरांक, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 3 × 10⁻18 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो क्या होगा? शून्य है तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भुगतान शेष संतुलन में होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भुगतान शेष संतुलन में होगा। भुगतान संतुलन जो होता है किसी देश के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। और भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है। भारत का भुगतान संतुलन क्या होता है? प्रतिकूल होता है। अगला क्वेश्चन है
99 कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो यह किया गया है 2026 तक के। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वर्तमान समय में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। 543 निर्वाचित सदस्य हैं और अधिकतम लोकसभा में सदस्य कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विधा की रचना है? तो यह किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज यह किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।